जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश मंथन पर। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अध्ययन के लिए प्रारंभ की गई सीरीज प्रश्न मंथन में आज हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लेकिन दोस्तों, अध्ययन कर शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बस आपका एक क्लिक हमारा मनोबल बढ़ाएगा, जिससे हम आगे आपके लिए अच्छे से भी अच्छा करने में प्रयासरत रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, महाबली तथा बुंदेल केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा बी, छत्रसाल। आइए देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महाराजा छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित कर बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया था। दोस्तों, बता दें, उस समय औरंगजेब एक बहुत, मतलब कहा जाए तो बहुत विशालतम भारत के शासकों में था, और इसकी सेना बहुत मजबूत थी। और उस दौर में उन्होंने औरंगजेब को पराजित कर दिया था, और उसे पराजित करने के बाद महाराजा की पदवी हासिल की थी। इसके साथ ही उन्हें महाबली एवं बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पास आप याद रखिएगा, महाराजा छत्रसाल को महाराजा क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने बुंदेल और मुगल बादशाह औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। ठीक है। दूसरी बात, उन्हें महाबली और बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता था। तीसरी चीज आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का एक प्रमुख जिला है छतरपुर, जिसका नामकरण भी महाराजा छत्रसाल के नाम पर ही किया गया है। तो यह थी दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी सही जवाब होगा डी, छत्रसाल। आपको बता दें, पन्ना राजवंश की स्थापना महाराजा छत्रसाल के द्वारा की गई थी। इन्होंने 1675 ईसा में पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। तो बुंदेला जो राजवंश है उसका संबंध वैसे बुंदेलखंड के ओरछा से रहा था, लेकिन महाराजा छत्रसाल ने पन्ना में अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया ओरछा से, और यहीं से पन्ना राजवंश की शुरुआत हुई। और इन्होंने पन्ना राजवंश का संस्थापक के तौर पे इन्हें जाना जाता है, महाराजा छत्रसाल जी को। दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा बी, डेलन शाह। आपको बता दें, डेलन शाह जी नरसिंहपुर जिले के एक रियासत के राजा थे, जिनके नेतृत्व में नरसिंहपुर जिले में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, जिन्हें अंग्रेजों ने बाद में पकड़ लिया था और वर्ष 1858 में फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पास आप याद रखिएगा, प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनमें 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, चाहे सागर हो जाए, चाहे महू हो जाए, चाहे मध्य प्रदेश के अन्य कोई जिले हो जाएं, तो उनमें से एक महत्वपूर्ण जिला है नरसिंहपुर जिला। तो यहाँ पास आप याद रखिएगा, नरसिंहपुर जिले में डेलन शाह जो एक महत्वपूर्ण नाम है, और यहाँ राजवंश के एक राजा भी थे, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वाकाटाक वंश का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में वाकाटाक वंश का मूल निवास स्थान माना जाता है। आपको बता दें, वाकाटाकों का मूल निवास स्थान बुंदेलखंड है। और पुराणों में एक प्रसंग है, और प्रसंग ये है कि वाकाटाक राजवंश के संस्थापक जो विंध्य शक्ति हैं, उन्हें पुराणों में विदिशा का शासक कहा गया है। और आपको बता दें, विंध्य शक्ति के जो पुत्र थे प्रवरसेन प्रथम, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। और उस समय वाकाटाक राजवंश का विस्तार था बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक, जहां निजाम शाह का भी शासन हुआ करता था, वहां तक बताया जाता है कि वाकाटाक वंश का विस्तार था। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा डी, दिलावर खान। आइए देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। परमार वंश का जब पतन हुआ तो उसके पश्चात मालवा का शासन दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया।
तैमूर के आक्रमण के समय नसीरुद्दीन महमूद मालवा आया, जिसे मालवा के उस वक्त के सूबेदार दिलावर खां ने अपना संप्रभु मानकर सम्मान प्रदान किया। आपको बता दें, दिलावर खां 1390 ईसा से 1401 ईसा तक तुगलक वंश के अधीन मालवा का सूबेदार रहा है। और नसीरुद्दीन द्वितीय जो है मालवा से जब चला गया तो उसके जाने के पश्चात वर्ष 1401 ईसा में दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पास आपके लिए दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की आखिर स्थापना किसने की। तो आप याद रखिएगा दिलावर खान, ठीक है, दिलावर खां बोला जाता है इन्हें। उन्होंने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की। और दूसरी चीज़ जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी कि कब दिलावर खान ने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की, तो इसका सही जवाब होगा 1401 ईसा में। तो ये दो चीज़ें आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हिंद यूनानी शासकों में प्रसिद्ध मिनांडर के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी बालाघाट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हिंद यूनानी शासकों में प्रसिद्ध मिनांडर के सिक्के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पास आप याद रखिएगा, प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मिनांडर के सिक्कों का संबंध किनसे था। तो आप याद रखिएगा हिंद यूनानी जो शासक थे उनके ही मिनांडर के सिक्के थे। दूसरी चीज़ है कि मध्य प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुए, तो आप याद रखिएगा बालाघाट जिले में। इसी से संबंधित एक और सिक्के थे, तो आपको हम बता दें उसी काल में रोमन देश के सिक्के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के आवरा से प्राप्त हुए हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए हमने बताया कि रोमन देश के जो सिक्के थे मंदसौर जिले के आवरा से प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा क्षेत्र में पहला आक्रमण कहाँ किया। तो इसका सही जवाब होगा सी उज्जैन। आपको बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का व्यक्ति था जिसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था एवं गुलाम वंश की गुलाम वंश जो था उसका संस्थापक था। इसने दिल्ली सल्तनत में 1206 ईसा से 1210 ईसा तक शासन किया था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें, इसने कुतुब मीनार, एक मस्जिद आपने सुना होगा दिल्ली में है, उसकी आधारशिला भी इसी ने रखी थी, लेकिन बाद में उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। आपको बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा क्षेत्र में अपना पहला आक्रमण उज्जैन में किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसने कब किया, तो 1196-97 ईसा में उज्जैन में लूटपाट की, किंतु उसकी यह विजय स्थायी नहीं रही। मतलब कहा जाए तो जो वहाँ के स्थानीय राजा थे बाद में इसके विद्रोह को दबा दिया और स्वयं का स्थापत्य वहाँ मतलब जमा लिया था फिर। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ से आप दो चीज़ याद रखिएगा। मालवा क्षेत्र में पहला आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक का तो कहाँ है, उज्जैन। और इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, कब किया, तो 1196-97 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और अगला प्रश्न है, खजुराहो में कंदरिया महादेव कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने कराया था। तो इसका सही जवाब होगा डी विद्याधर। आपको बता दें, खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव का मंदिर मूलतः शिव मंदिर है, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने लगभग 999 ईसा में कराया था। और जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि राजा विद्याधर ने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी को युद्ध में परास्त करने के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण कराया था। बताया जाता है चंदेल शासक विद्याधर ने गजनवी को उस समय परास्त किया था जब उसने कलिंजर के किले पर घेरा डाला था। और आपको बता दें, उस दौरान गजनवी एक बहुत ही विशालकारी शासक था, उसकी सेना काफ़ी विशाल थी और उस समय चंदेल राजा विद्याधर ने उसे परास्त किया था और उसे परास्त करने के उपलक्ष्य में ही कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण कराया था। और इसे आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रमुख मंदिरों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें खजुराहो जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और उनमें कंदरिया महादेव का मंदिर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है कि इसका निर्माण किसने कराया। तो आप याद रखिएगा विद्याधर ने कराया। क्यों कराया, गजनवी को परास्त किया था और उसके उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, चंदेल प्रदेश को जेजाक
भुक्ति, यहाँ पास मिस्टेक हो गई है, मुक्ति लिखा गया है। अब वर्तमान में जो बुंदेलखंड है किस शासक के नाम के कारण कहा गया, तो इसका सही जवाब होगा जयशक्ति। जयशक्ति चंदेल वंश के एक शासक थे और जिनके नाम के कारण ही इसे जैजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में बुंदेलखंड। अक्सर यहाँ से पूछा जाता है जैजाक भुक्ति का संबंध मध्य प्रदेश से के किस क्षेत्र से रहा है, तो बुंदेलखंड से रहा, विशेष तौर पे याद रखिएगा। और यह भी याद रख लीजिएगा किसके कारण कहा गया, तो जयशक्ति के कारण कहा गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर आक्रमण कब किया, तो इसका सही जवाब होगा ए 1019 ईसा। आपको बता दें महमूद गजनवी गजनी का शासक था जिसने 971 से 1030 एडी तक शासन किया। यह सुबक्तगीन का पुत्र था। भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। वास्तव में गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और उसके आक्रमण का मुख्य मकसद भारत में संपत्ति को लूटना था। और इसी उद्देश्य से 1019 ईसा में महमूद गजनवी ने कलिंजर एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पास महत्वपूर्ण जानकारी यह हो जाती है कि कितने बार, पहली बात तो भारत में कितने बार आक्रमण किया, तो 17 बार, आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। और सोमनाथ मंदिर को भी इसने लूटा था। विशेष तौर पे यह मंदिरों को लूटता था जहाँ सोना और खजाना बहुत ज़्यादा रहता था उस दौरान। और इसी उद्देश्य से 1019 ईसा में उसने कलिंजर एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक को विश्वजीत कहा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ए गंगेयदेव। आपको बता दें मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश की 2 शाखा थी, महिष्मती शाखा एवं त्रिपुरी शाखा, जिसमें त्रिपुरी वंश शाखा के राजा थे गंगेयदेव, जिन्होंने कलचुरी वंश को पुनः शक्तिशाली बनाया था। और बताया जाता है इन्होंने परमार वंश के जो राजा भोज थे उन्हें भी एक युद्ध में पराजित कर दिया था। तथा महोबा से एक चंदेल शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें गंगेयदेव को विश्वजीत कहा गया है। तो यहाँ पास आप याद रखिएगा गंगेयदेव जी का संबंध किस राजवंश से है, तो कलचुरी राजवंश से इनका संबंध है और इन्हें विश्वजीत कहा गया है और बहुत ही शक्तिशाली राजा थे कलचुरी राजवंश की। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन और श्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया है, तो इसका सही जवाब होगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको बता दें चंद्रगुप्त द्वितीय महान, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वह भारत के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। उनका राज्य 375 से 414 ईसा तक चला, जिसमें गुप्त राजवंश ने अपने शिखर को प्राप्त किया। और गुप्त साम्राज्य का वह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। जब यह चंद्रगुप्त द्वितीय राजा थे तो उनके राज्य शासन की जो नीतियां थी इतनी अच्छी थी कि उसे भारत का स्वर्णिम युग कहा गया गुप्त साम्राज्य का। और आपको बता दें चंद्रगुप्त द्वितीय को ही श्रेष्ठतम नगर उज्जैन एवं श्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया। यह महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण हिंद का नेपोलियन कहा जाता था, तो इसका सही जवाब होगा सी कर्णदेव। आपको बता दें कर्णदेव कलचुरी राजवंश के राजाओं में सबसे अधिक प्रतापी राजा हुए थे और उनकी लगातार सैन्य उपलब्धियों के कारण ही उन्हें हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। ये आपको बता दें जब कर्णदेव राजा थे तो कलचुरी राजवंश का विस्तार काफ़ी दूर दूर तक था और काफ़ी शक्तिशाली राजा थे और लगातार अपनी सैन्य उपलब्धियों को मतलब युद्ध पे युद्ध जीतते जा रहे थे और उन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें हिंद का नेपोलियन कहा गया था। यहाँ पास जो है आप विशेष तौर पे याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और हिंद का नेपोलियन कर्णदेव को कहा जाता है। ये 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत का नेपोलियन अलग है, इन्हें समुद्रगुप्त को कहा गया है और हिंद का नेपोलियन कर्णदेव को कहा गया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड पर पहली बार आक्रमण कब किया, तो इसका सही जवाब होगा 1202-1203 ईसा में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202-1203 ईसा में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था और चंदेल शासक परमारी देव को पराजित कर कलिंजर, महोबा
और खजुराहो पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पास आप याद रखिएगा, बुंदेलखंड पर आक्रमण कब किया, तो 1202 1203 ईसा में। और किस राजा को पराजित किया था, तो परमारी देव पर। यही दो चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, इसे आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हथनौरा नामक स्थल से उत्खनन के दौरान अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेषों से प्राचीनतम मानव जीवन के साक्ष्य किस पुरातत्वविद ने प्राप्त किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी, डॉक्टर अरुण सोनकिया। पुरातत्वज्ञ डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थल से किए गए उत्खनन के दौरान मानव जीवाश्म, जिसमें मानव खोपड़ी प्राप्त हुई थी, के साक्ष्य प्राप्त किए, जो अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में सबसे प्राचीनतम है। और इस मानव अवशेष का नाम नर्मदा मानव रखा गया है। तो यहाँ पास दोस्तों 2-3 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। पहली चीज़ तो यह है, हथनौरा किस जिले में आता है मध्य प्रदेश के, तो सीहोर जिले में आता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इसकी खोज किसने की, तो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की, और 5 दिसंबर 1982 में की। और यहाँ किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो मानव खोपड़ी के। तो यहाँ पास प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है, हथनौरा से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसे वर्तमान में नर्मदा माधव के नाम, इसका नाम जो है वर्तमान में नर्मदा माधव रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु भाषण लिखा, लघु पाषाण होना चाहिए, यहाँ पास टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पे माफ़ी आपसे मांगते हैं इस त्रुटि के कारण। लघु पाषाण उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ए, सीएल कलाइल। सीएल कलाइल के द्वारा 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई थी। आपको ही बता दें, विंध्य क्षेत्र का सतना जिला है, जहां एक भरहुत स्तूप है, और इस स्तूप की खोज कनिंघम के द्वारा की गई थी। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लघु पाषाण उपकरणों की खोज किसने की, तो सीएल कलाइल, और भरहुत स्तूप की खोज किसने की, तो कनिंघम में की थी। तो ये विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मधांता नगरी खंडवा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा सी, मचकुंद। आपको बता दें, मचकुंद ने विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच, यहाँ पास फिर टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा आप हमें माफ़ करिएगा त्रुटि के कारण, यहाँ पास होना चाहिए मधांता नगरी खंडवा की स्थापना की थी। कालांतर में यदुवंश के है नामक शाखा के राजा महिष्मत ही हुए, जिन्होंने मधांता नगरी पर अपना अधिकार कर लिया और इसका नाम महिष्मति रख दिया था। तो यहाँ पास महत्वपूर्ण हो जाता है कि वास्तव में मधांता नगरी की स्थापना किसने की, यह कभी प्रश्न बनता है तो ये आप याद रखिएगा, मचकुंद ने की थी, है ना। और इसका नाम किसने बदल दिया था, महिष्मति रखा था, तो यहाँ पास याद रखिएगा कि राजा महिष्मति ने किया था, है ना। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वाकाटाक वंश का मूल निवास स्थान निम्नलिखित में से कहाँ माना जाता है? हालांकि यह प्रश्न रिपीटेड है, गलती से आ गया, पीछे हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बता दें, ए, बुंदेलखंड में वाकाटाक वंश का मूल निवास स्थान माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नागवंश की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा वी, विदिशा में नागवंश की स्थापना हुई थी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कुषाणों के पतन के पश्चात नागवंश के शासकों का उत्कर्ष हुआ। नागवंश की स्थापना विदिशा में हुई थी। यहाँ से नाग वंश की शाखाएं पद्मवती, ग्वालियर तथा मथुरा में स्थापित हुई, और बताया जाता है कि बेसनगर से नाग शासकों के तांबे के सिक्के तथा पद्मवती से नाग शासक गणपति एवं भीम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पास आपको हम एक ही चीज़ याद रखनी है विशेष तौर पे, बाकी तो हमने जानकारी के लिए बताया कि नागवंश की स्थापना कहाँ हुई थी, तो विदिशा में हुई थी। आप याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रानी माची शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब होगा डी, चितरंगी, सिंगरौली। चितरंगी एक क्षेत्र है सिंगरौली जिले में, वहाँ रानी माची शैलाश्रय मौजूद है या स्थल है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसके बाद कुछ तथ्य हम आपको इसकी जानकारी के लिए देना चाहेंगे। रानी माची शैलाश्रय मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है, जिसमें गेरू से पशु के चित्र बने हैं, और पशुओं का चित्रण चौकोर रेखाओं से, आड़ी तिरछी रेखाओं से भरा गया है। और विशेष तौर पे आप हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाता है रानी माची शैलाश्रय कहाँ है, तो सिंगरौली में है और चितरंगी नामक स्थान पर है। यही इस प्रश्न की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान हेलियोडोरस विदिशा आकर भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा सी, काशीपुत्र भागवत। आपको बता दें,
शुंग वंश के 8वें शासक भागवत शासक काशीपुत्र भागवत इन्हें कहा जाता था। आपको बता दें काशीपुत्र भागवत के नाम से भी इन्हें जाना जाता था कि शासन काल में ग्रीक राजा एंटी अल्किडस का राजदूत हेलियोडोरस विजता आया था और उसने यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध, यहाँ पास फिर टाइपिंग मिस्टेक है, गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। और इस गरुड़ स्तंभ को वर्तमान में बाबा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पास आपको याद रखना है कि गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो हेलियोडोरस ने करवाया था। और ये किस शासक के काल में आया था, तो काशीपुत्र भागवत के शासनकाल के दौरान में आया था। इसे वर्तमान में खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, और हम आशा करते हैं आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। और अगर आप अपना कोई सुझाव भी हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। इसके बाद हम आगे के प्रश्नों की चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत